साथियों नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1890 के समय में भारतीय समाज में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने पति को मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। और रीजन क्या था? और भारतीय समाज के सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए ऐसा किया, क्योंकि जो भारतीय समाज था परंपरागत, वो ये सोच भी नहीं सकता था कि एक महिला इस तरीके की कार्यवाही कर सकती है। ये तो सोशल रिवॉल्यूशन था, एक तो सामाजिक क्रांति था। ये एक ऐसा प्रयास था कि समाज की जो रूढ़िगत वर्जनाएं हैं उसको तोड़ने का मादा किसमें है, ऐसी महिला में साहस था। और ये जो महिला थी, इन्होंने प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की जान बचाने के लिए खुद प्लेग से संक्रमित हुई और उनकी जान चली गई। यानी मानवतावाद का लेवल देखिए, ह्यूमनिज्म का लेवल देखिए कि आज जैसे भारत मानवतावादी सहायता करता है देशों की, हम असिस्टेंस देते हैं। 1890 के 1896 और 97 का जो दशक था, समय था, उसमें उस महिला ने काम किया था ऐसा। अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। आपको बने रहना है इस पूरे कार्यक्रम में ताकि आप एक महान महिला के बारे में जान सकें और उसके बारे में आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, नारी शक्ति में जो आपका विश्वास है, वो और अटूट हो जाएगा इसको सुन करके। साथियों, बात हम कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की, जो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जो हमारे देश की पहली, आधुनिक भारत की पहली महिला कवयित्री थी। काव्य फूले नाम का उन्होंने कविता संग्रह लिखा और ऐसी कविताएं दी जिससे महिलाओं को सामाजिक समानता, जो जातिगत प्रथा थी, इन सबको दूर करने के लिए प्रेरणा मिल सके और वो कलम चला सके। एक महिला जो अपने पति से मिल करके पूर्ण होती है, क्योंकि जब उसकी शादी हुई तो उसकी एज थी 9 वर्ष और उसके पति की उम्र थी 13 वर्ष। लेकिन उसके पति ने उसकी शिक्षा को नहीं रोका। उसके पति ने कहा कि हम तुम्हें घर पे पढ़ाएंगे अपने, और घर पे पढ़ाना शुरू किया। उसे 2 साल की ट्रेनिंग दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां पर एक ईसाई मिशनरी जो है, वहां पे स्कूल चल रहा था सिंथिया फेरार का, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग लिया और बहुत ही अपना मानवता को अपना एक धर्म बनाया। इस महिला के बारे में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में जो पारंपरिक सोच थी, पितृसत्तात्मक सोच थी, पैट्रियार्की थी, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने अत्यंत साहस का प्रदर्शन किया। 1848 की बात है, जनवरी में, जब इन्होंने ठाना कि हम पहला स्कूल बनाएंगे लड़कियों के लिए। आज लड़कियां इतना पढ़ रही हैं, स्टेम की बात होती है कि कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में लड़कियां पढ़ें। याद करिए वो दिन कि अगर सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के 1848 में देश के पहले महिला जो बालिका विद्यालय स्कूल है उसका गठन नहीं किया होता, तो क्या हमें वो नींव, वो हमें फाउंडेशन मिलता? ये वो महिला है जिसके विचारों में और जिसके सहयोग में गंगा जमुनी तहजीब दिखती है। एक महिला थी, आप लोगों को नाम पता होगा, फातिमा शेख। फातिमा शेख को मुस्लिम समुदाय का पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। 1831 में वो सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के काम कर रही थी। जब जातिगत प्रथाओं के चलते बहुत ज्यादा समाज ने टारगेट किया ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को, तो फातिमा शेख ने अपने भाई उस्मान शेख के साथ मिलकर के निर्णय किया कि वो सावित्रीबाई फुले को मदद देंगी और उन्होंने अपने घर में ही उन्हें रहने को और उसके साथ साथ स्कूल चलाने को दिया, शिक्षा की अलख जगाई। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मिलकर के कार्य किया। यानी कि एक तरफ जो है मुस्लिम महिला जो शिक्षा है उसकी क्रांति और उसकी अलख जल रही थी, और दूसरी तरफ सावित्रीबाई फुले जो दलित महिलाएं हैं उनके लिए ये क्रांति की अलख जगा रही थी। ये बहुत ही एक ज्ञानोत्री जिसको हम कह सकते हैं, जैसे गंगोत्री है, गंगा का उद्गम होता है, ऐसे ज्ञान का उद्गम 2 धाराओं से हो रहा था, गंगा जमुनी तहजीब, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि सावित्रीबाई फुले की प्रगतिशीलता का स्तर देखिए, कितनी प्रोग्रेसिव महिला थी 1850 के समय में, कि जो महिलाएं गर्भवती थी
लेकिन वो विडो थी, विधवाएं थी, और उनको लगता था कि जैसे मान लीजिए अगर उनका जो संतान है वो वैध ही है, लेकिन अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उस समय समाज जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था कि किसकी संतान है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उन सबके लिए एक ऐसा बाल हत्या निवारक सुधारक गृह बनाया गया कि कोई भी बाल हत्या न हो सके। इस मामले में एक महिला थी, उसका नाम था काशीबाई, और वो एक ब्राह्मण विधवा महिला थी, और वो गर्भवती हुई, उसके पति मर चुके थे, और वो आत्महत्या करने जा रही थी। और ज्योतिबा फूले ने उसे देखा, और ज्योतिबा फूले ने कहा कि तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी है, तुम्हें समाज की कोई भी कुरीति नहीं झेलनी पड़ेगी, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और निर्णय ये किया गया कि सावित्रीबाई फूले ने साथ दिया ज्योतिबा फूले का, और अपने घर पर डिलीवरी कराई उसकी। और घर पर डिलीवरी कराने के बाद जो लड़का पैदा हुआ, यशवंत राव को इन लोगों ने गोद ले लिया, उसे पढ़ा लिखा करके शिक्षा प्रदान किया, ताकि समाज किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क न लगा सके उस बच्चे पर। और ये बच्चा मिलिट्री में भी काम करने लगा। यानी प्रगतिशीलता का स्तर देखिए, सहिष्णुता का स्तर देखिए, सामाजिक सहिष्णुता इसे कहते हैं, इसे सामाजिक प्रगतिशीलता कहते हैं। ये बताता है कि एक महिला के दर्द को कैसे समझ सकती है, कि एक गर्भवती महिला किन किन जो है स्थितियों से गुजरती है, और उसका किस तरीके से उसके राइट्स का सम्मान होना चाहिए। और इस तरीके से एक बड़ी परंपरा शुरू की गई भारत में। आज आप देखते हैं बहुत से ऐसे संस्थान हैं, एनजीओज हैं, वो इस दिशा में कार्यवाही करते हैं, और इसकी नींव ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने रखा था। इसके अलावा बात अगर करें कि 1896 में जो बहुत ही ज्यादा एक सूखा, फेमाइन की स्थिति महाराष्ट्र में आई, और उसके बाद 1897 में पुणे में जो महाराष्ट्र में प्लेग फैला, इसके चलते बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि लोगों को कैसे मदद करी जाए। सावित्रीबाई फूले ने 2 साल तक अनवरत दिन रात जो है मानवता से पूरा परिपूर्ण होकर के लोगों का सेवा शुश्रूषा किया, उनको मदद दिया, और अपने बेटे दत्तक पुत्र जो थे उसके यशवंत राव, उनको सेना की नौकरी में छुट्टी दिलवा करके बोला आ जाओ मेरे पास, और हम मिल करके सेवा देंगे इन सब लोगों को। तो ये जो भाव है, ये जो करुणा का भाव था, ये सावित्रीबाई ने दिखाया। और सावित्रीबाई जो है जब ये काम कर रही थी तो उसी समय पांडुरंग नाम का एक बच्चा था, और उसको जो है ये ले जा रही थी, प्लेग उसको हुआ था, और फिर इनको भी प्लेग से संक्रमित हो गई और इनकी मृत्यु इस तरीके से हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम अगर समरी देखें और ये भी देखें, थोड़ा परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से भी देखें कि सावित्रीबाई फूले पर किस तरीके से सवाल बन सकता है। आप सब जानते हैं कि आधुनिक भारत में किसी न किसी महान व्यक्तित्व के बारे में पूछता है कि उनका रोल क्या है। जैसे राजा राम मोहन रॉय पर सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में, आईएएस में। हेनरी विवियन डेरेजियो के भूमिका पर पूछा गया। बहराम जी मालाबारी हो गए, या और तमाम ऐसे लोग हैं, इन सब के बारे में पूछा जा चुका है। सर सैयद अहमद खान हो गए, अंबेडकर हो गए। इसी तरीके से सावित्रीबाई फूले ने जो सामाजिक धार्मिक सुधार के कार्य किए, उसके बारे में उनका मूल्यांकन आपसे पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फूले के कॉन्टेक्स्ट में एक और महत्वपूर्ण बात हम ये समझ सकते हैं कि वो जो दौर था इनका, उसमें महाराष्ट्र में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्होंने अमेरिका की अपनी एक शाखा को लेटर लिखा था कि एक महिला ऐसी हो, अमेरिकी महिला जो अविवाहित हो, जो अकेली हो, और वो यहां आकर के पढ़ा सके इंडिया में, यानी महाराष्ट्र में आकर के वो बच्चियों को पढ़ा सके, उसके लिए स्कूल चला सके। तो सिंथिया फेरार को जो है मैसाचुसेट्स से भेजा गया था, और जब उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू किया मिशनरी के रूप में, तो करीब 4000 लड़कियां उसमें पढ़ने लगी थी। और सावित्रीबाई फूले बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई इस बात से, और उन्होंने अपने पति के जो
सामाजिक विचार हैं, जो इगैलिटेरियन मूल्य हैं, उन सब से जोड़ करके सीधे कार्य करना शुरू किया कि नहीं, अब हमें भी इस तरीके की कार्यवाही करनी है जिससे समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश मिले। यहाँ पे आपको बता दूं कि जब ये लोग जाति प्रथा का विरोध करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे, जो कुरीतियां हैं उन सबको तोड़ने की बात करते थे, स्त्रियों को, महिलाओं को पढ़ाने, विडो रिमैरिज की बात करते थे, तो समाज के ठेकेदार ताने मारते थे, इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। जब सावित्रीबाई फुले निकलती थी तो इनके ऊपर कीचड़ और गंदगियां फेंक दी जाती थी। ज्योतिबा फुले ने भी ये दंश बर्दाश्त किया। तो जब ये जाती थी तो इनको समझ में आ गया कि कूड़े तो मेरे ऊपर फेंके ही जाएंगे। तो सावित्रीबाई फुले एक थैला लेकर के जाती थी और उसमें एक साड़ी हमेशा वो रखती थी। स्कूल पहुंचती थी और जो कूड़ा कचरा इनके ऊपर फेंका जाता था समाज के तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा, मोरल इंस्पेक्टर्स के द्वारा, वो पूरा अपना साड़ी बदल करके, नई साड़ी अपना पहन करके तब वो शिक्षा देती थी। अब ये चीज बताती है कि अदम्य साहस किसे कहते हैं। अगर आप ठान लें कि मुझे ये काम करना है तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं। जब ये देखा गया कि दलित समुदाय की जो लड़कियां हैं और समाज के जो ऐसे तबके हैं, उनको जो अगड़े वर्ग थे, यानी जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, वो अपने कुओं का पानी नहीं पीने देते थे। इन्होंने ठान लिया कि हम एक नया कुआं बनाएंगे। ज्योतिबा फुले और उनके सहयोगी और फिर उसके बाद सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने मिल करके एक कुआं खोदा और बोला कि आप इसमें आकर के पानी पियो। तो इस तरीके का, इस लेवल का साहस, इस तरीके का एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म, ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो दौर था 1850 का, 1830 का, जिसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का, महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हुआ, तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो घट लेकर के आगे बढ़ना था, तो उनका जो पुत्र था, दत्तक पुत्र यशवंत, वो लेकर के घट आगे बढ़ा। पीछे से तेजी से एक आवाज आई कि यशवंत, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम तो दत्तक पुत्र हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम एक रक्त संबंधी ही कर सकता है और मैं रक्त संबंधी हूं तो मैं अंतिम संस्कार करूंगा। तभी एक और आवाज आई पीछे से, और वो आवाज थी सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि सबसे बड़ी रक्त संबंधी तो मैं हूं, मेरे पति थे ना, तो मैं अंतिम संस्कार करूंगी। और वो घट लेकर के आगे बढ़ी और उन्होंने ज्योतिबा फुले का अंतिम संस्कार किया और जो है मुखाग्नि दी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो संकेत देता है समाज में कि एक महिला समाज के जो स्थापित मानक हैं, जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उसको तोड़ने के लिए कहां तक जा सकती है। ऐसे भी कहा जाता है कि महिलाएं अगर ठान लें तो पूरी दुनिया जीत सकती हैं। तो ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जो उनकी अर्धांगिनी थी, और दोनों का जो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाला इनका जीवन था, कि जैसे कहते हैं कि हम जब भी उनसे कहते हैं कि उनकी जबान अच्छी है, वो पलट के हमको कहते हैं नजर ना लगे परिंदे तेरी भी उड़ान अच्छी है। यही इनका रिश्ता था। ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था जो समाज के सारे रेडिकलाइजेशन, यानी सोशल रेडिकलाइजेशन, कल्चरल रेडिकलाइजेशन, एथनिक रेडिकलाइजेशन और जो सामाजिक संकीर्णताएं थीं, उन सब को तोड़ने में कारगर अस्त्र था। इनके पास वो विचार थे, और जो दलित समुदाय है, दलित समाज है, ये ऋणी है इनका। और ये जो विचार इन्होंने दिए, इससे हमारे समाज को समता मूलक यानी इक्वालिटी बेस्ड बनाने में मदद मिली। अगर आज भारत में समाजवादी मूल्यों की जीत होनी है, अगर सामाजिक न्याय को हमें जीत दिलानी है, तो इनके विचारों को और ज्यादा स्प्रेड करना पड़ेगा, और ज्यादा साक्षरता इस बारे में फैलानी पड़ेगी कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपके अगर कोई विचार और आपकी कोई भावना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जानें कि एक जननायिका ने भारत का संचालन कैसे किया, और वो भी ऐसे समय में
जब समाज टूट रहा था, कुछ रिसाव हो रहा था, कुछ चीजें एकदम डिसइंटीग्रेशन के कगार पे थी और पैट्रियार्की जो थी वो बहुत ज्यादा हावी थी, ऐसे में उम्मीद की किरण कहां से दिखी? और वो उम्मीद की किरण दिखी इनके संदर्भ में। कहते हैं कुछ अंधेरे तो टल गए होते, पांव आगे निकल गए होते, दीप सचमुच जो दीप होते तो दीप से दीप जल गए होते। और वही दीप तो जलाया था, क्रांति ज्योति थी सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं, अधिकतम लोगों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।